दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं आपके साथ नीलम दांगी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5, जो आपका लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ। और इसी में हम अपवर्तक, अपवर्त्य, गुणज, समापवर्तक और समापवर्तक की अवधारणा भी डिस्कस करेंगे। यह चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम में यही इसी में से ही 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान से समझना है और हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। अगर आपको मैथ्स या और लेसन नहीं आता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो वे संख्याएं जो एक अंश स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहता है कि जो एक से कटती है और स्वयं से कटती है और इन दोनों के अतिरिक्त किसी अन्य तीसरी संख्या से भी कटती हो, तो वह भाज्य संख्या कहलाती है आपकी। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10। जैसे आपका 4 है, 4 1 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी और 4 2 से भी कट जाएगी। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार आपकी 6 है, 1 से भी कट जाएगी और स्वयं से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। 10 है, 10 1 से कट जाएगी और स्वयं 10 से कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी और 2 से भी कट जाएगी। तो यह भाज्य संख्या होगी। अब देखते हैं सम संख्याएं क्या है। सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से विभक्त हो जाती है, सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 आगे तक। ओके, जो 2 से कटती हो, कोई भी संख्या हो हमारी जो 2 से भाग दी जा सकती है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभक्त नहीं होती, विषम संख्याएं कहलाती हैं। कोई भी ऐसी संख्या जिसे हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते, पूरी तरह विभाजित नहीं कर सकते, वह हमारी विषम संख्या कहलाती है। अब समझ आया होगा आपको सम संख्या और विषम संख्या क्या है और दोनों में क्या अंतर है। सम संख्या तो 2 से विभाजित हो सकती है, वह सम संख्या होगी, और जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती वह आपकी विषम संख्या होगी। ओके, अब देखते हैं आपकी अभाज्य संख्या क्या कहलाती है। हमने भाज्य संख्या पढ़ लिया, सम संख्या पढ़ लिया और विषम संख्या पढ़ लिया। अब देखते हैं आपकी अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। वे संख्याएं जो एक एवं सम के अतिरिक्त किसी अन्य से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है। भाज्य संख्या में तो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से भी विभाजित हो जाती है, लेकिन अभाज्य में इसका उल्टा है कि एक और स्वयं के अतिरिक्त, इन दोनों से तो हो ही जाएगी, लेकिन किसी अन्य तीसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर 2 दिया गया है तो 1 से डिवाइड हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब देख लेते हैं, जैसे 3 है, 3 तो 3 क्या है, 3 को किसी भी संख्या से हम डिवाइड नहीं कर सकते सिवाय 1 और 3 के। अब देखते हैं 11 है, जैसे आपका 11 है, 11 यहाँ पर 1 और इसे ही यह स्वयं से ही विभाजित हो सकता है, अन्य तीसरी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता, तो यह आपकी अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब जैसे 9 है, 9 हमारी भाज्य संख्या है, क्योंकि यह विषम संख्या भी है और यह भाज्य संख्या भी है, क्योंकि यह 1 और 9 के अलावा 3 से भी डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ 3 तीसरी संख्या है हमारी कोई, तो इससे डिवाइड हो सकते हैं, तो यह भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे 11 है तो यह भाज्य संख्या नहीं होगी, यह अभाज्य और यह भाज्य, यही दोनों में अंतर है। तो चलिए कुछ नोट्स देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्या कहा गया है। न तो भाज्य संख्या है तथा न ही अभाज्य संख्या। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक न तो भाज्य संख्या है और एक न ही अभाज्य संख्या है। आपका क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि वह संख्या बताइए जो न तो भाज्य संख्या हो और न ही अभाज्य संख्या हो, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या है आपकी 4। ओके, आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी संयुक्त संख्या आपकी 4 है। और 2 सम संख्याओं तथा 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा
सम संख्या होती है। कैसे? जैसे दो सम संख्या हमारी, ये दो हमारी सम संख्या है और दो हमारी विषम संख्या है, जैसे 3 और 5। तो इनका योग क्या करेंगे हम, क्या होगा, सम होगा। देख लेते हैं कैसे सम होता है। ये 6 और ये 8 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 14। तो आगे हमारी सम संख्या, यही इसमें बताया गया है कि दो सम संख्या और दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होती है। हमने सिद्ध करके भी देखा, तो ये आपकी सही बात है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। ये हमने चैप्टर फर्स्ट में भी डिस्कस किया था कि हमारी जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी वह 1 होगी। ओके फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अब देखते हैं गुणनखंड या अपवर्तक क्या कहते हैं। अपवर्तक, अपवर्त्य, समापर्तक और समापर्त्य, ये चारों कॉमन से ही है, लेकिन इनमें डिफरेंस हमको देखना है। तो देखते हैं अपवर्तक या गुणनखंड। अपवर्तक को हम गुणनखंड भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, और इंग्लिश में इसको फैक्टर कहते हैं। गुणनखंड वे संख्याएं हैं जिनको आपस में गुणा कर एक नई संख्या मिलती है। समझ जाए गुणनखंड क्या होते हैं, कि जिनको आपस में गुणा कर एक नई संख्या मिलते हैं वे आपके गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे, जैसे 2 एवं 3 संख्या 6 के गुणनखंड है, क्योंकि हम इन दोनों की गुणा करते हैं तो 6 आ जाता है। और एक संख्या के अनेक गुणनखंड हो सकते हैं। उदाहरण जैसे 2 और 3 की गुणा करी तो 6 आ गया आपका, तो 2 और 3 6 के गुणनखंड है। और इसमें एक कंडीशन और कही गई है कि एक संख्या के अनेक गुणनखंड हो सकते हैं। एक संख्या जैसे हमारी 24 है, तो इसके गुणनखंड हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? 2 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 8, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 आ गया आपका। और एक ये देख लेते हैं, 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24, ये भी फैक्टर हो गए इसके 24 के। और 24 के फैक्टर हो गए 4 और 6। 4 की जब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 24 आ जाएगा। एक फैक्टर ये हो गया आपका। 8 गुना 3, जिसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 की 12 गुना 2 है ना, और 24 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 24। देखिए आप, इसके कितने सारे फैक्टर हो गए 24 के। उपरोक्त से स्पष्ट है कि गुणनखंड 24 के गुणनखंड है। 24 के गुणनखंड है 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ये इतने सारे उसके गुणनखंड हो गए। ये ऐसे गुणनखंड है, इसका भी समझा है। तो क्या कहते हैं कि इस प्रकार जब किसी संख्या से दूसरी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो पहली संख्या जिसे भाग दिया जा रहा हो और दूसरी संख्या जिसे विभाजित किया जा रहा हो गुणनखंड कहलाती है। अतः कोई संख्या जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वे संख्या उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। अपवर्तक यानी गुणनखंड। कोई संख्या जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वे सभी संख्याएं उनके अपवर्तक कहलाती है। जैसे अभी समझा है हमने यहाँ पर, जैसे 6 है, कोई संख्या 6 है हमारी और जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो यह 2 गुना 3, इन संख्याओं से यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 2 से भी हो जाएगी और 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये सभी संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। जो ये होगा आपका, ये इस संख्या की अपवर्तक कहलाएगी। आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। गुणनखंड पढ़ लिया हमने। क्या होता है कि कोई संख्या जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वे सभी संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अब देखिए हमने जो ऊपर पढ़ा, पहले वाला आगे आने वाले पर डिपेंड करता है। जैसे अभी हमने पढ़ा अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे आपकी अभाज्य संख्या आएगी। अगर आपको अभाज्य संख्या का पता होगा तो आप अभाज्य गुणनखंड को भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो सभी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको सभी चीज़ें ध्यान से पढ़नी है। तो क्या है कि किसी संख्या के वे गुणनखंड जो अभाज्य संख्याओं से बने होते हैं उस संख्या को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब आपको अभाज्य संख्या पता है, जो 100 और 1 से कटती हो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 21 है,
21 इक्वल टू होगा 3 मल्टीप्लाई 7। इन दोनों की गुना करेंगे तो 21 आ जाएगा आपका। और 3 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य संख्या है। और अब ये देखिए 15 है। 15 में क्या है कि ये दोनों अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। ये देखिए 20 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 और 5, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर। और 5 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य है और यहाँ 2 भी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य गुणनखंड आपको पता चल गया कि जो गुणनखंड अभाज्य संख्या से बने हैं वे आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो उपरोक्त 21 के 3 एवं 7 है ना, 15 के 3 और 5 और 20 के 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड है। और सर्वसंभव गुणनखंड या कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या है? ऐसी समस्त संख्या जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है, उन संख्या के वे समस्त संख्याएं सर्वसंभव गुणनखंड कहलाती है। जैसे 20 है, इसके ये फैक्टर हो गए 2, 2 और 5, इसके ये हो गए 2 और 10। 20 के फैक्टर हो गए 20 और 1, 20 के फैक्टर हो गए 4 और 5। इसमें अभाज्य और भाज्य सभी मिक्स है। कि ऐसी समस्त संख्याएं जो पूर्णतः विभाजित कर दे किसी संख्या को, 4 भी 20 को पूर्णतः विभाजित कर देगा और 5 भी पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो यह आपकी आ जाएगी सर्वसंभव या कॉमन फैक्टर। अब ये देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि समापवर्तक और समापवर्त्य में क्या अंतर है। ओके, ये चीज़ें आपको समझनी जरूरी है। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का समापवर्तक वह संख्या है जिससे वे सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का समापवर्तक जिससे संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे ये है 12 है आपका, तो इसके फैक्टर हो गए 2, 3, 4, 6। 6 से पूर्णतः कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 2 से कट जाएगा। जैसे आपका 18 है, तो 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 और 9 से भी पूर्णतः हो जाएगा। तो उपरोक्त उदाहरण में 2, 3 एवं 6 दोनों संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक हैं। अब उभयनिष्ठ क्या है? उभयनिष्ठ यानी कॉमन क्या है इसमें? इन दोनों में 2 भी कॉमन है, 3 कॉमन है और 6 कॉमन है। तो हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएंगे जो वे 2, 3 और 6 हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ एक चीज़ और पता चली हमें कि इन दोनों में उभयनिष्ठ कैसे देखने हैं हमको। तो ये आपके समापवर्तक हो जाएंगे। अब समापवर्त्य 2 या 2 से अधिक संख्याओं का समापवर्त्य वह संख्या है जो प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। इनमें तो सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो, वे सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे आपका 18 था, 18 जितने भी इसके फैक्टर थे 2, 3, 6, 9, इन सभी से 18 विभाजित हो रहा था। और इसमें कि प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। अब इसमें देखते हैं, जैसे 24, 4, 6 एवं 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अतः 4, 6 एवं 8 का एक समापवर्त्य 24 होगा। आया आपको समझ? तो चलिए अब देखते हैं महत्तम समापवर्तक यानी इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे में से क्या होता है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का में से वह बड़ी संख्या होती है। जहाँ आपको बड़ी से बड़ी संख्या आए तो आपको में से ज्ञात करना है, और जहाँ आपका छोटी से छोटी आएगा वह आपका ले से आएगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो वह बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित करती है। अब देखिए, जो हमने पहले पढ़ा है उसी के बेस पे ये सारी चीज़ें हैं। वो आपका बिल्कुल बेसिक था जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। और अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं में से कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसे 56 एवं 32 का में से ज्ञात कीजिए। तो हम इसका क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर लेंगे। इसके फैक्टर हो गए 2, 2 और 2 और 7, और इसके फैक्टर हो गए 5 बार 2, 2। देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2, 2 जा 4, 4, 2 जा 8, 8, 2 जा 16 और 16, 2 जा 32। तो ये इसके फैक्टर हो गए। और उपरोक्त में
अब उभयनिष्ठ देख लेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। तो जब हम में से ज्ञात करेंगे तो में से के लिए हम उभयनिष्ठ गुणनखंड लेंगे, इसके फैक्टर करेंगे जो संख्या दी गई है और उसके फैक्टर करेंगे। इन दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा उनको हम एक साथ लिख लेंगे। तो उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 4 2 जा 8। तो 8 आपका उभयनिष्ठ हो गया। तो दोनों का अभिष्ट में से होगा वो 8 होगा। ओके, तो यही आपको ऐसे ही में से आपको ज्ञात करना है कि जो 2 संख्या दी गई है या 3 दी गई है सभी के फैक्टर करो और जो सभी में कॉमन हो वही आपका में से हो जाएगा। या जैसे इसके गुणनखंड हो गए ये सभी हो गए और इसके गुणनखंड हो गए ये सभी हो गए। तो इसमें भी क्या करते हैं कि उपरोक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 4 एवं 8 है और जिनमें से 8 सबसे बड़ा है, इसलिए इसका अभिष्ट में से 8 हो जाएगा। क्योंकि जो सबसे बड़ा होगा इसमें 8 हमने कॉमन ले लिया, इसमें 2 भी है और 4 भी है और 8 भी है। 8 में 2 आ जाएगा क्योंकि 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 भी आएगा 4 भी आएगा। तो सबसे बड़ा क्या होगा, आपका 8 होगा। तो आपका 8 ही आपका में से होगा। अब महत्व समाप्त करने की विधियाँ, महत्व समापवर्तक ज्ञात करने की 2 विधियाँ, तो गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं, एक हम भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे अभी हमने समझा है कि गुणनखंड विधि जिन संख्याओं का में से ज्ञात करना होता है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, फिर यह देखते हैं कि कौन कौन गुणनखंड सभी संख्याओं में उपस्थित है और उसके नीचे लिख देते हैं। इस प्रकार गुणनखंडों का गुणनफल ही उन संख्या का अभिष्ट में से आता है। कैसे, जैसे ये 2 संख्या दी गई है हमें, हम इसके गुणनखंड निकाल लेंगे, 80 के गुणनखंड निकाल लेंगे और 120 के गुणनखंड निकाल लेंगे। फिर इन दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा, इन दोनों में ये उभयनिष्ठ है और ये उभयनिष्ठ है, इन सब की मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो वही आपका में से आ जाएगा। 2 संख्याओं का में से, 2 संख्याओं का में से भाग विधि द्वारा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं और जो शेष आता है उसे पहले भाजक से भाग देते हैं। फिर पुनः शेष आने पर इस शेष को दूसरे भाजक को भाग देते हैं। यह प्रक्रिया जब तक चलती है जब तक भाग पूरी तरह न चला जाए। जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं, हमें यहाँ पर 2 संख्या दी गई है तो सबसे छोटी संख्या है 24 से 36 को भाग देंगे तो ये आपका जो शेष फल आएगा यह है 12 आ जाएगा। और जो आपका शेष फल आया और जिस भाजक से हमने पहले भाग दिया था इसी को ही फिर हमें 12 से भाग देना है। तो जैसे यहाँ 12 है तो यहाँ पर 24 को भाग देंगे, फिर हम यहाँ 2 आ जाएगा और शेष फल आपका 0 हो जाएगा। तो जो आपका इन दोनों का जो अभिष्ट में से होगा वह आपका 12 आ जाएगा, जो आपका लास्ट भाजक होगा। तो यही कहा गया है कि यदि 3 या 3 से अधिक संख्याओं का में से ज्ञात करना हो तो पहले 2 संख्याओं का में से ज्ञात कर लेते हैं। मान लिया यहाँ से 72 और आ गया आपका, तो पहले इन दोनों का में से ज्ञात कर लेंगे, फिर आपका 12 आ गया, फिर 12 से इसका में से ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद प्राप्त में से और तीसरी संख्या का में से ज्ञात करते हैं। यह पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो प्राप्त नई संख्या अभिष्ट में से होती है। जैसे हमारा यहाँ लास्ट में से 12 आ गया आपका, फिर 12 से इसको ऐसे ही भाग देंगे और जो आपका लास्ट में भाजक आएगा वह आपका में से हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे वीडियो समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैसे ज्ञात कैसे करते हैं और लैसे और में से में क्या संबंध है। तो इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए।